राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। आगामी 25 वर्षों के लिए रणनीति बनाकर काम करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दूसरे चरण में बीजापुर और नारायणपुर के लोगों से की मुलाकात। सरकारी योजनाओं का जाना हाल। देश में अब तक 191 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड विरोधी टीके लगाए गए। और इस्तांबुल में 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से जीता स्वर्ण पदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में आयोजित की जा रही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी पार्टी प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को आगामी 25 वर्षों की योजना बनाकर चलनी होगी, जिसमें सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र होगा। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं कि इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्रनीति। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। बैठक में पार्टी की योजनाओं, सरकार की नीतियों और संगठन पर चर्चा की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य संगठन सचिव और कई पूर्व मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज सुबह बीजापुर में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजापुर में समर्थ पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि समर्थ दिव्यांग बच्चों के जीवन निर्वाह और शिक्षा के लिए बनाया गया है। लोकार्पण समारोह में समर्थ के सभी बच्चों ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। समर्थ के संवेदी कक्ष में दृष्टिबाधित बच्चों मोहन कुड़ियम, ईश्वर तेलम, संतोष गुज्जा और कवासी जोगा ने अपने हाथों से स्पर्श कर चीजों को पहचान कर मुख्यमंत्री को बताया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा निरंतर प्रयास है कि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिले। जिन्हें परेशानी है उनसे चर्चा के लिए द्वार खुले हैं। जिन्हें भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं, उनसे संवाद करना मुमकिन नहीं है। वहीं दोपहर बाद मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत नारायणपुर पहुंचे। यहां वे छोटे डोंगर, मर्दापाल और भानपुरी में लोगों से मिले। यहां उन्होंने शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा भी लिया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे अपने एक दिवसीय प्रवास पर डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने डोंगरगढ़ ब्लॉक ठाकुर टोला, बोरतलाव, अछोली में शक्ति विस्तारक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
गौरतलब है कि भाजपा 5 मई से 20 जून तक शक्ति विस्तारक योजना संचालित कर रही। इसके तहत बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में सांसद संतोष पांडे ने ठाकुर टोला, बोरतलाव और अछोली के शक्ति विस्तारक केंद्र पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठित होकर काम करने को कहा। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की स्मृति में कार्य विस्तार योजना हम अपने काम का विस्तार करने के लिए और एक एक शक्ति केंद्र के बूथ में जाने के लिए हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उसी के निमित्त आज मैं भी यहाँ आया हूँ और हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जोर दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 191 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल देश में 15,12,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 2,614 लोग ठीक हुए। अब तक 4,25,92,455 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 15,044 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 84 करोड़ 58 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 4,51,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 8 मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। राज्य में 18 जिलों में इस समय कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.21% तक पहुंच गई है। सीआईएसएफ की आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा दुर्ग पुलिस के द्वारा किया गया। गिरोह के सरगना सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरक्षक जीडी परीक्षा में आवेदक के स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा देते थे। आरोपियों के पास से फर्जी आधार और भर्ती से संबंधित फर्जी दस्तावेज तथा नकद बरामद किए गए हैं। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता में इस बारे में बताया। बायोमेट्रिक मैच नहीं करने पे, उनका एड्रेस डूंगरगढ़ देने पे, छत्तीसगढ़िया भाषा न जानने पर, डाउट होने पर उनको थाना नेवई लाया गया। वहाँ पूछताछ में मालूम चला कि 4 पैसे की लालच में यहाँ पर दौड़ने के लिए आए थे। एक गैंग द्वारा जो है रिटर्न एग्जाम में पहले एक ही आदमी को 4 बार बैठा के चारों का रिटर्न एग्जाम निकाला गया। फिर 4 फिजिकली फिट लोगों को दौड़ा के इनका फिजिकल एग्जाम निकालने की इनकी योजना थी। 5 लाख प्रति कैंडिडेट, 20 लाख पे इनका डील हुआ था। जो मेन सरगना है उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है और भी काफ़ी सारे एजेंट्स हों और भी बहुत लोगों का इन्होंने इस्तेमाल किया हो। कुछ लोग भर्ती होने की अभी चेष्टा में भी हों। निश्चित रूप से समय लगते पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ने से एक बहुत बड़ा जो नुकसान जो देश को हो सकता था ऐसे अनक्वालिफाइड लोगों की भर्ती से, उसको हम रोक पाए हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हुआ, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस तरह के क्राइम्स को और इस तरह के धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। श्री पल्लव ने बताया कि सीआईएसएफ में भर्ती कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 5 से 20 लाख रुपए तक लिए गए थे। प्रदेश के वनांचलों में इन दिनों तेंदुपत्ता संग्रहण का काम चल रहा है। कोरिया जिले में भी अब तक 27,000 से अधिक मानक बोरा से अधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। उप प्रबंध संचालक खरीदी समिति यूके मजुमदार ने बताया कि कोरिया जिला यूनियन में 192 खरीदी फड़ हैं जो 17 लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित है। उन्होंने बताया कि इस साल 33,400 मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 27,760 मानक बोरा का संग्रहण किया जा चुका है। इस वर्ष का संग्रहण लक्ष्य 33,400 है, जिसके अंतर्गत कल दिनांक तक हमने 27,760.140 मानक बोरा का संग्रहण कर लिया है, जो कि हमारे लक्ष्य के लगभग 81% है। तेंदुपत्ता संग्राहकों ने बताया कि गर्मी के सीजन में यह आमदनी का एक साधन है। साथ ही इसमें दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिल जाता है। लगभग 30 वर्ष से पत्ता तोड़ाई काम कर रहे हैं और इससे 5-6-7 हज़ार लगभग साल में मिल जाता है, और जिससे अपना परिवार को चलाने में इस गर्मी के मौसम में बहुत काम आता है। और बीमा भी कभी कभी दुर्घटना हो जाता है तो उसमें बीमा का भी लाभ मिलता है। गौरतलब है कि वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा है।
बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के बीच राजधानी रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं कोरोना काल में ध्वनि प्रदूषण कम होने से स्वास्थ्य समस्याओं में कमी देखी गई थी। इसलिए हमने ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल और न्यायालयों द्वारा तय मानकों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण एक सामाजिक समस्या हो चली है। ध्वनि प्रदूषण से हर सामान्य नागरिक बहुत ज़्यादा त्रस्त है। जो माननीय कोर्ट के आदेश हैं, जो एनजीटी के गाइडलाइन हैं, उनको फिर से प्रशासन को याद दिलाने और जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन या जो धरातल पर लागू करने की स्थिति है वह उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो कमी है वो ध्यान दिलाने के लिए हमने आज माननीय मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन दिया है। एसपी रायपुर भी इसमें उपस्थित थे। जो भी कमियां हैं या जो भी प्रावधान लागू करने के निर्देश हैं वो लागू किए जाएं और ध्वनि प्रदूषण को एक उभरती हुई सामाजिक समस्या मानकर प्रशासन को इच्छा शक्ति से इस पर कंट्रोल करना होगा। गौरतलब है कि कोरोना काल में सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध होने से ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नियंत्रित था, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण के ग्राफ में कमी आई थी। इस्तांबुल में 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। निखत ने 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में थाईलैंड की जीतपोंग जुतामस को आसानी से हरा दिया। इसी के साथ रिकॉर्ड 6 बार की चैंपियन मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी के बाद निखत विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। 2018 में मैरी कॉम की जीत के बाद भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद भारत की मनीषा ने 57 किलोग्राम वर्ग में और परवीन ने 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। दुनिया की इस सबसे बड़ी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 3 पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। 73 देशों के 310 मुक्केबाजों के बीच यह रोमांचक प्रतिस्पर्धा रही। यह महिला विश्व चैंपियनशिप की 20वीं वर्षगांठ भी थी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12 आयोजनों में भारत की कुल पदक संख्या 39 हो गई है, जिनमें 10 स्वर्ण, 8 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद समय पर उपलब्ध कराया जाए। बैठक के दौरान सामने आने वाले शिकायतों और समस्याओं का निराकरण तुरंत करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा हज पर जाने वालों के लिए दुर्ग में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दुर्ग के अलावा बालोद और बेमेतरा से जाने वाले हाजी शामिल हुए। केंद्रीय हज कमेटी के सदस्यों द्वारा इन हाजियों को हज की प्रक्रिया और नियमों के बारे में विस्तार से समझाया गया। गौरतलब है कि प्रदेश से इस वर्ष 400 हाजियों का चयन हज यात्रा के लिए किया गया है, जिनमें से दुर्ग के 79 हाजी शामिल हैं। एशिया के सबसे बड़े इमली निर्यातक बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में इस बार भी इमली प्रसंस्करण का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। महिला स्व सहायता समूह वन विभाग के साथ मिलकर इमली संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन का काम कर रही है। जिला यूनियन ने वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य 33 रुपये प्रति किलो की दर से इन समूहों से 15,000 क्विंटल से अधिक इमली की खरीदी की। इमली संग्राहकों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर इमली खरीदने से उनकी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस है। इस मौके पर दुर्ग बीएसएफ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बीएसएफ के महानिरीक्षक एसके त्यागी ने अधिकारियों और जवानों को शांति, सद्भाव कायम रखने और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को हिंसा के रास्ते से दूर रखना है। कबीरधाम पुलिस के द्वारा बचपन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय क्रिकेट मैच में 6 से 14 वर्ष के बच्चों ने पिच पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के फाइनल में एम्बिशन टीम के खिलाड़ियों को विजेता घोषित किया गया। एम्बिशन के खिलाड़ियों ने 10 ओवरों में 202 रन बनाए। कार्यक्रम के अंत में विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।